यूपीएल लिमिटेड, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आए हैं पिछले काफी दिनों में। इस स्टॉक में अब क्या हो सकता है, बॉटम बनने के इंडिकेशंस आए क्या, तो यूपीएल के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं। याद करिए, इस पे हमने ये वाला वीडियो आज से काफी टाइम पहले बात करी थी कि यूपीएल अभी तक नेगेटिव है, जब तक नेगेटिव है हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, और जैसे ही हमें पॉजिटिव होने के इंडिकेशंस आएंगे तो हम डेफिनेटली इसको देखने वाले हैं। तो आज की डेट में हम रिव्यू करेंगे यूपीएल के अंदर क्या पॉजिटिविटी के कुछ इंडिकेशंस आए हैं, रीजन क्या है इसका, आप ये समझ के देखिए। यहां पर इसको डेली चार्ट पे लेके जाते हैं और इसके फंडामेंटल भी आज इस वीडियो में एक बार देखेंगे और टेक्निकल्स भी। डेली चार्ट में देखिए कि जिस हिसाब से इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में स्टॉक में एक डाउन साइड के बाद क्विक रिकवरी देखने को मिल रही है, प्लस स्टॉक काफी टाइम से अगर आप देखेंगे एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करते जा रहा है। तो इस कंसोलिडेशन रेंज के बाहर निकलने पे क्या है पॉजिटिविटी होगी या नहीं होगी, ये सारी चीजों का एनालिसिस हमें करना होगा और उन चीजों को समझना भी होगा। तो करेंगे इसमें आज चर्चा पूरी यूपीएल के ऊपर। और आपके रडार पे कोई ऐसा स्टॉक हो, किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन हो, किस स्टॉक पे आप अगला वीडियो चाहते हैं, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला वीडियो जिस पे भी चाहिए उस चीज़ का नाम आप कमेंट में डाल दीजिए। साथ में जो भी हम डिस्कशन करें उसे अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को लर्निंग के लिए लीजिए, किसी भी तरह से बाय सेल की रिकमेंडेशन ना माने। अब चलते हैं पहले यूपीएल के फंडामेंटल पे और देखते हैं कि आज की डेट में यूपीएल के फंडामेंटल क्या बोलते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले बात करते हैं स्टॉक एज की। स्टॉक एज के साथ कोलैबोरेशन करके हम आपके लिए चार्ट स्कैनर लाते रहते हैं। बहुत बार फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ट स्कैनर हम आपके लिए लाए हैं और बहुत बार अट्रैक्टिव डिस्काउंट के ऊपर भी। तो अब की बार भी हमने कोलैबोरेशन किया है और स्टॉक एज से बात करके प्रीमियम एनालिटिक्स जो है वो आपके लिए हम लोग ऑफर कर रहे हैं। यहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी। यहां पर आपको व्यू प्लान के ऊपर क्लिक करना है। व्यू प्लान पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी। अब इस स्क्रीन में आपको दिख रही होगी एनुअल प्राइसिंग, यानी जो साल की प्राइसिंग है वो लगभग 3000 रुपए के आसपास है, लेकिन आपको ये पे नहीं करना क्योंकि हम आपके लिए और डिस्काउंट लाए हैं। इसमें भी ये ऑलरेडी पहले से डिस्काउंटेड है और हमने इसके ऊपर भी आपके लिए 30% डिस्काउंट करवा दिया। तो सिर्फ 2000 रुपए होंगे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। आपके सामने नेक्स्ट जो अब पेज खुल रहा है उसमें देखिए शुभ 30 हमारा कोड है, वो आपको लगाना है, अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। शुभ 30 हमारा कोड लगाइए। कोड लगाने के साथ ही आपकी जो प्राइसिंग है वो 2000 तक हो जाएगी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो ये आपके लिए एक ऑफर है जो कि लगभग 200 रुपए महीने में भी, 200 रुपए महीने से भी कम का आपको चार्ज होगा और एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको स्टॉक एज का मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा ये ऑफर सिर्फ पहले 100 सब्सक्राइबर्स के लिए ही होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि आप 100 सब्सक्राइबर के बाद में भी आपको 20% डिस्काउंट क्लेम हो जाएगा। ध्यान रखिए, पहले 100 सब्सक्राइबर्स जो इसे लेंगे उसके लिए 30% डिस्काउंट क्लेम होगा, उसके बाद जो लेंगे उनको 20% डिस्काउंट क्लेम करवा दिया गया है। ये मेरी स्टॉक एज से बात हो रखी है, तो आप चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करिए और ज्वाइन करिए स्टॉक एज। बात कर लेते हैं यूपीएल के बेसिक लेवल फंडामेंटल्स की। देखिए ये कंपनी जो है निफ्टी का पार्ट थी थोड़े टाइम पहले, लेकिन निफ्टी से निकाला और उसके बाद में इसकी जगह श्रीराम फाइनेंस को शायद इंक्लूड किया था। आपको मालूम होना चाहिए, ये हिस्ट्री है कि निफ्टी से जो भी कंपनी आउट होती है वो अच्छा परफॉर्म करती है आने वाले साल 2 साल, और निफ्टी में जो भी कंपनी एंट्री करती है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती है आने वाले 7-2 साल। अब हमें ये नहीं पता वो एंट्री करिए वो अच्छा परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी, हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे। हम ये देख रहे हैं जो आउट हुई थी वो यूपीएल, ये क्या अच्छा परफॉर्म कर सकती है या नहीं कर सकती, वो हमें समझना होगा। तो जो निफ्टी से आउट होती है, हिस्ट्री रही है कि वो आने वाले 2 साल अच्छा परफॉर्म करती है क्योंकि वो नेक्स्ट 50 का पार्ट हो जाती है, जहां तक मुझे पता है। अब हमें ये समझना है कि इसके बेसिक लेवल फंडामेंटल क्या बोलते हैं। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देखिए मार्केट कैप है लगभग 40,000 करोड़ की, बुक वैल्यू आपको दिख रही है 370 और यहाँ पे 530। तो एक चीज बड़ी कंफर्म है, मैं इस स्टॉक को लेके बहुत ज्यादा वेट करना चाहूंगा। अगर ये बुक वैल्यू के आसपास मिल जाए तो मजा आ जाएगा, सोच के देखिए। हालांकि चार्ट पे हो सकता है यहाँ पे बुलिश हो, लेकिन अगर मुझे बुक वैल्यू के आसपास मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, मजा आ जाएगा। ये देखने वाली बात हो सकती है। बात करते हैं डिविडेंड की, तो सिर्फ 2% के आसपास का डिविडेंड साल का मिलता है, यील्ड इतना ही है। आरओसी और आरओई कुछ खास नहीं है, बहुत ही हम कह सकते हैं कि एवरेज से भी कम है, बहुत खराब कहे जाएंगे। प्रोमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। डेट कंपनी के ऊपर है जो कि एक इश्यू है, दिक्कत है। ईपीएस कंपनी का खराब रहा है जो कि हमें दिख रहा है। एनप्लेस है होल्डिंग, दैट्स गुड। प्रॉफिट की ग्रोथ खराब रही है। फ्री कैश फ्लो अच्छा है कंपनी के पास। मार्केट कैप टू सेल्स अच्छी दिखती है और यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। साथ में अगर हम ये देख लें स्टॉक की इंडस्ट्री पी तो 35 के लगभग है। इसकी तो आई नहीं रही क्योंकि कंपनी के लॉसेस हुए हैं, तो पी आएगी कैसे। अब ये सारी चीज हुई है वो तो हमें पता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि क्या सुधार हो सकता है, उस पर दाव खेला जाएगा। यहाँ देखिए मार्च का रिजल्ट 14,000 करोड़ का सेल्स कंपनी ने किया है। अगर इसे पिछले मार्च से कंपेयर करेंगे तो आपने यहां पर डाउन साइड ही दिखाई है। सीएजी आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 16% से 13% हुआ, तो ये भी कुटाई होगी आपकी। फिर देखिए आपको मेन मार पड़ती है इंटरेस्ट की। ये जो मार है ये इंटरेस्ट की मार है। आपके 1800 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, लेकिन वो इंटरेस्ट की मार में 1100 करोड़ रुपए आपके चले जाते हैं। फिर बचा कुछ और कुछ भी होता है तो वो वैसे निकल जाता है, आपको कुछ बचता नहीं है, डेप्रिसिएशन में एडजस्ट हो जाता है और फिर आपको कुछ बचता नहीं है,
आप नेट जो है वो प्रॉफिट नहीं ला पाते हैं, जबकि लास्ट ईयर इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ से ऊपर का था। तो मार्केट वैल्यूएशन किस बात की देगा, कुटाई होनी थी, एंड दैट इज ऑब्वियस थिंग। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आप सुधार हो सकता है, वो हमें समझना होगा। ये हमने इतना पता किया, आगे चीज़ें आगे देखिए। यहाँ पर ये है हमारे पास में ईयरली डाटा, कंपनी का ईयरली डाटा देखो, पिछले 3 साल में सबसे कम सेल्स है, तो ये हमें दिख रहा होगा 3 फाइनेंशियल ईयर में। मार्जिन्स पिछले 3 साल में सबसे कम है, ये भी हमें दिख रहा है, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट्स पिछले 3 साल में सबसे कम है, मतलब पिछले कई सालों में सबसे कम है। लॉस में आई कंपनी, जो कि कभी लॉस में थी नहीं, कई सालों से पहली बार कंपनी लॉस में आई है। तो ये हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे दिक्कत तो हुई है, लेकिन क्या इसमें सुधार होगा, उसके लिए आप यहाँ पर इसको समझिए। कंपनी की सेल्स क्या मैनेजमेंट ग्रो कर पाएगा, आंसर इज हाँ। इसका जो प्रीवियस डाटा है वो बोलता है कर तो लेगा, 5 साल 10 साल के पीरियड में इसने अच्छी ग्रोथ करी तो कर सकता है। क्या प्रॉफिट की ग्रोथ, यहाँ पे कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट्स इतने आए हुए ही नहीं है जो जिस हिसाब से आपको कोई डाटा प्रेजेंट किया जाए। आगे देखिए, ये हुआ स्टॉक प्राइस सीएजीआर। रिटर्न्स खराब रहे हैं, कोई अच्छे रिटर्न्स नहीं रहे, और रिटर्न ऑन इक्विटी कोई अच्छी नहीं है, बहुत खराब कही जाएगी, अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं कही जा सकती, स्पेशली जब आप निफ्टी की कंपनी थे। अब शेयर होल्डिंग को देखिए, शेयर होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर्स ने कुछ माल लिया था और उसके बाद भी शेयर में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। ये 2022 की डीलिंग है और उसके बाद भी एफआईआईज, डीआईआईज और पब्लिक के पास माल कितना है वो आपको दिख रहा है। ध्यान से देखिए, पब्लिक के पास यहाँ माल नहीं था, 2 लाख शेयर होल्डर्स थे, आज की डेट में लगभग 5 लाख के आसपास शेयर होल्डर्स है। तो पब्लिक ने इसको जरूर लिया होगा, गिरते हुए को एक्यूमुलेट किया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। आगे देखते हैं यहाँ पर, अब ये पैसे कहाँ से कमाती है, प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखिए। हर्बिसाइड से 34%, फंगिसाइड से 25% का, अदर से 20% और इंसेक्टिसाइड और सीड से लगभग 21% की रेवेन्यू लाती है। अब अगर गवर्नमेंट का फोकस रूरल एरियाज पे होता है या एग्रोकेमिकल कंपनीज अब आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगी, यूपीएल भी उसमें एक दावेदार हो सकती है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। आगे समझिए, लोकेशन वाइज ब्रेकअप को भी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हो लोकेशन वाइज ब्रेकअप को, लेकिन ये एक बेसिक लेवल डाटा है जो आपको मालूम होना चाहिए कि यूपीएल पैसे कहां से कमा रही है और कैसे कर रही है, प्रोडक्ट कौन से और किस तरीके से काम हो रहा है। अब फिलहाल हम बात करते हैं चार्ट के ऊपर, चार्ट क्लियर पिक्चर देगा, तो करते हैं यूपीएल के चार्ट पे चर्चा। तो अब हमारे सामने चल रहा है यूपीएल का चार्ट। ध्यान से देखिए स्टॉक के करेक्शंस कैसे रहे हैं, हिस्टोरिकल करेक्शंस देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। देखिए ये 2015-16 के बीच में 36-37% अपने हाई से टूटा था, उसके बाद एक राइज आया, एंड उसके बाद में अगर आप देखना चाहें तो 2017-18 में लगभग 41% अपने हाई से टूटा, अगेन एक राइज आया, और उसके बाद में स्टॉक कोविड के अंदर लगभग 66% अपने हाई से टूटा, अगेन एक राइज आता है। और अब जो है स्टॉक, अगर अभी रिसेंट की हम फॉल को देखें जो कि 2021 से आनी शुरू हुई है, तो अपने हाई से लगभग 50% स्टॉक जो है वो टूट चुका है। तो क्या अब एक राइज आ सकता है या फिर क्या किया जा सकता है, वो हमें सोचना होगा। तो चलिए सबसे पहले एक बात करते हैं, यहाँ पे हमें एक चीज का आइडिया लग गया, स्टॉक गिरता है, गिरने के बाद यानी डाउन साइड जो है वो लगभग 50-60% की ही रहती है। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे सही से लिख देते हैं, 50-60% की डाउन साइड रहती है। ये तो एक्सेप्टेड फैक्ट है, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा कि इतनी डाउन साइड तो नॉर्मल हो गई है, इसके लिए रहती है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन अब 50% टूटने के बाद हमें ये आइडिया लग जाता है कि डाउन साइड यहाँ से लिमिटेड है, ये हमें पता चल गया। स्टॉक का अगर ट्रेंड देखा जाए राइट नाउ, तो ट्रेंड क्या है वो समझना होगा। तो सबसे पहले हम वीकली चार्ट को ही समझ लेते हैं। वीकली चार्ट पे भी आपको पता चलेगा स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है इन लेवल्स को काटने की, जो कि लगभग 540-50 के लेवल्स हैं। यहाँ पर इसको काट दे तो यहाँ पर कुछ राहत मिल सकती है, कुछ सिनेरियो सुधर सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टॉक इस रेंज के अंदर जो है बना हुआ है, यहाँ से ऊपर जाने पर शायद एक बार हल्की फुल्की रिलीफ आए, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि अभी तक टाइम वाइज करेक्शन जो है वो शायद पेंडिंग है। प्राइस वाइज ऐसा लगता है शायद हो गई हो, लेकिन टाइम वाइज पेंडिंग है। और ये चार्ट अभी किसी भी तरीके से बुलिश तो नहीं हुआ है, साइडवेज टू पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, बुलिश नहीं हुआ है। अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो ये देखिए पिक्चर क्लियर इसके डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा करती है। अब यहां से 2 सिनेरियो पॉसिबल है कि स्टॉक यहां से ऐसे जाएगा, तब तो हम समझ सकते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड जो बुलिश हो रहा है। अब दूसरा सिनेरियो क्या है, यहां से स्टॉक वापस ऐसे आ गया, तो समझो अब 400 की तैयारी करने के लिए वो जा सकता है। ये 450 एक सपोर्ट रहेगा और इसके बाद 400 कैसे, उसको मंथली चार्ट पे आपको समझना होगा। यहां ध्यान दीजिए उसके लिए, दिस इज द मंथली चार्ट, यहाँ देखिए उसको, ये हमारे पास मंथली चार्ट है। स्टॉक की फॉल देखिए किस तरीके से रही है, किसी भी तरीके से मंथली चार्ट पे बुलिश इंडिकेशंस नहीं दे पा रहा। यहाँ ये स्ट्रगल जरूर कर रहा है पिछले 4-5 महीने से, लेकिन अभी भी बुलिश होने के प्रॉपर इंडिकेशंस नहीं आए हैं। अब ये स्टॉक जो है अगर इन सपोर्ट्स को तोड़ देता है फ्यूचर में 450 को, तो आपको ये 380-400 वाले जो घर हैं वो देखने को मिल जाएंगे। 380-400 के घर देखने को मिल सकते हैं। कब? 450 टूटने के बाद उनके गेट खुल जाएंगे। क्या गारंटी है मिलेंगे? नहीं, गारंटी नहीं है, संभावनाएं हैं। तो 450 के नीचे वो सारी कहानी है, तो अभी उसके बारे में सोच के कुछ होगा नहीं। अब ऊपर की बात करें तो ऊपर में देखिए ये सेम लेवल आ रहा है 540-50, उसके बाद कुछ देखा जाए। और जिस हिसाब की
इसकी गिरावट रही है। अगर आप फ्यूचर में भी देखें, पीछे भी देखेंगे तो गिरावट के बाद ऐसा नहीं कि सीधा ऊपर जाता है, देखो कंसोलिडेशन होता है, ब्रेकआउट होता है, फिर ऊपर की कोई जर्नी पकड़ी जाती है। इसके लिए आप पीछे के डाटा को भी समझ सकते हैं। यहां भी देखिए, जैसे ही गिरावट आती है उसके बाद कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट और उसके बाद ऊपर जाता है। तो किसी भी तरीके से जल्दबाजी करना नए प्लेयर्स के लिए मेरे हिसाब से फालतू का एक सौदा हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसे हम डेली चार्ट पे भी समझेंगे। आइए उसके लिए हम डेली चार्ट को एक बार कन्वर्ट करते हैं। हैव अ लुक। ये डेली चार्ट और साथ में देखिए इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज लाइन लगी है। अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो इस चीज को बड़ी आसानी से समझिए। स्टॉक इस लाइन के नीचे है और अभी इसी लाइन पे आज जस्ट इसने इसको टच किया है, और टच करते ही आप लोगों ने मेरे को कमेंट कर दिया था कि लाओ यूपीएल का वीडियो चाहिए। तो बिल्कुल डेफिनेटली बढ़िया चीज है। यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा इस लाइन के ऊपर, ये एक लॉन्ग टर्म ईएमए लाइन है, इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक ये बुलिश नहीं हो सकता। हाँ, कोशिश कर रहा है बेचारा कि बुलिश हो। कैसे? देखो कितने समय से साइडवेज है, तो कोशिश कर रहा है कि बुलिश हो जाए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अब अगर ये इस लाइन के ऊपर आता है, सस्टेन करता है, तो ये क्या बुलिश होगा? आंसर इज यस, बुलिश होने के चांस है। मैं गारंटी से नहीं कह सकता कि बुलिश होगा, लेकिन चांस हो जाएंगे। कैसे? अब इसको हम हिस्टोरिकल एनालिसिस में समझते हैं। आइए उसके लिए हम यहां चलेंगे पीछे। आप ध्यान से देखिए, स्टॉक ने पीछे जब भी ऐसी गिरावट थी उसके बाद क्या परफॉर्मेंस दी है। आइए ध्यान से देखिए, स्टॉक के लिए आपको दिख रहा होगा ये सारी चीज कि पहले भी इसी तरीके का था। जैसे ही इस लाइन के ऊपर सस्टेन करना शुरू हुआ, एक अच्छा रनअप बना, और उस अच्छे रनअप में अगर आपको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिले तो मिस नहीं करना चाहिए। ऐसे ही इसको पीछे भी देखा जाए तो देखिए एक गिरावट होती है, गिरावट के बाद स्टॉक में देखिए कंसोलिडेशन, जो आज की डेट में हो रहा है ये सेम कंसोलिडेशन उसी समय उसी टाइप का है। ध्यान से देखिए इसको, गिरावट के बाद कंसोलिडेशन जो आज हो रहा है, उसके बाद में देखिए इस ईएमए के आसपास अगेन यहाँ पे प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट और एक राइड बनता है, और उस राइड में आप देखिए रिटर्न अच्छा बना था। अगर हम इसी ईएमए लाइन को भी फॉलो करते तो देखिए ये स्टॉक जो कि यहां पर था 300 रुपए पे, वो हमें लगभग 520-22 के आसपास तक लेके गया, और एक अच्छा रिटर्न जो है इसने अपने इन्वेस्टर्स को उस समय दिया था जो इस ट्रेंड को राइड कर रहे थे। तो हमें आइडिया लग गया कि इस लाइन की रेस्पेक्ट तो ये स्टॉक करता है बड़ी गिरावट के बाद में। तो आज की डेट में अगर हम यहां पे देखना चाहें तो हमें आइडिया होना चाहिए कि इस लाइन के ऊपर जब सस्टेन करने लगेगा तब हम सोचेंगे कि यहां पे बुलिश ट्रेंड शुरू हो रहा है। क्या अभी बुलिश ट्रेंड शुरू हो रहा है? आंसर इज नो। अब एक चीज और समझिए, यहां पे इसके ऊपर आने पे एक स्विंग्स भी बनेंगे। अब मैं आपको एक स्विंग का ही पहले बता देता हूं। अब मैं यहां पे लिख देता हूं 540 के ऊपर क्लोज चाहिए, ठीक है। अब वो 540 अगर हो जाए तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर 500 हो जाएगा मेरा सपोर्ट, ये 500 सपोर्ट, और यहां से अगर मैं बात करूं तो 565, 580 और 600 प्लस, ये तीन तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं जिनमें स्विंग हो सकता है। तो क्या ये कोई बहुत बड़ा स्विंग है? आंसर इज नो। एक छोटा स्विंग है। मेरे हिसाब से इससे अच्छे ऑप्शंस भी मिलेंगे, बट यूपीएल में कोई स्विंग करना चाहे तो उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दे रहा हूं। आई डोंट थिंक आपको इन रेजिस्टेंस को अवॉइड करना चाहिए। अब क्योंकि यहां पे मेरे को इतना कंफर्ट नहीं है, क्यों नहीं है? 540 पे मैं लूं, 500 का मेरा एसएल हुआ तो 40 पॉइंट का एसएल, रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है लगभग 60 पॉइंट के आसपास का, तो 1:1.5 का जरूर है, लेकिन कंफर्ट उतना नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे एक काम और कर सकता हूँ, थोड़ा सा रिस्क कम लेना हो तो यहाँ पे इसको मैं 515 कर सकता हूँ, क्योंकि 515 पे भी एक सपोर्ट है, तो 500 को काट के मैं 515 कर सकता हूँ अगर मैं थोड़ा कम रिस्क लेना चाहता हूँ, और इसको डेफिनेटली देख सकता हूं। तो ये चीज रही, उसके ऊपर जो अपने हिसाब से करना चाहे स्विंग वाले, उनको लिए ध्यान में रखने की चीज होगी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा स्टॉक के लिए जिस हिसाब से कंसोलिडेशन हो रहा है, ब्रेकआउट के बाद में मूव बनेगा, डेफिनेटली बन सकता है, चांसेस आर हाई। लेकिन ब्रेकआउट से पहले कोई ले रहा है तो हमें नहीं पता क्या होगा, क्योंकि हो सकता है और नीचे भी आ जाए, कुछ पता नहीं चलता है। आइए इसको एक बार हम कंफर्म करते हैं वापस मंथली चार्ट पे, हमें बेटर आइडिया मिल जाएगा। हैव अ लुक, ये मंथली चार्ट हमारे सामने, ये हमने मंथली चार्ट देखा। अब इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए। यहां पर आज की डेट में ये स्टॉक सोच के देखिए, अगर इन प्राइजेस के आसपास मिल जाएगा, अगर किसी को भी इन प्राइजेस के आसपास मिलता है तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। बट आना होता तो अभी आना चाहिए था, आया नहीं। इसका मतलब यहाँ पे वेट एंड वॉच की सिचुएशन चल रही है। हम इस पूरे चार्ट को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट होगा वो ज़्यादा इंपैक्टफुल होगा, और वहाँ पे ज़्यादा कुछ मिल सकता है हमें, स्विंग भी मिल सकते हैं अच्छे, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। यूपीएल जो है एक उस जोन में है जहाँ पे इसको अभी एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, रिस्की प्लेयर जो है रिस्क लेने को तैयार है, क्योंकि सेफ प्लेयर को तभी करना चाहिए जब इंडिकेशन बुलिश हो जाए। रिस्की प्लेयर्स के लिए यहाँ पे एक्यूमुलेशन का जोन है, एक्यूमुलेट किया जा सकता है, और ये एक्यूमुलेशन 400 रुपए तक चलना चाहिए कम से कम। अगर नीचे मिलता है तो उनके लिए एक्यूमुलेशन का चांस है, और आने वाले 1 से 2 साल के लिए बैठते हैं तो वहाँ पे उनको कुछ अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, सेफ रिटर्न मिल सकते हैं। उसके लिए वो ध्यान देना चाहें तो ही इसे देकर, वरना ये अभी अवॉइड करने लायक ही रहना चाहिए। अब इसके वीकली चार्ट को एक बार यहाँ पे वापस समझिए। इसको अगर आप यहाँ समझ लेंगे तो आपको बहुत बेटर आइडिया लग जाएगा। आप ध्यान से देखिए इस वीकली चार्ट को। जब ट्रेंड ये डाउन ट्रेंड का है तो यहाँ पर आप कॉन्फिडेंस से बड़ा पैसा कैसे लगाओगे? आंसर है नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा।
तो फिर भी कोई लगा रहा है तो उसे हम रिस्की प्लेयर ना कहें तो क्या सेफ प्लेयर कहेंगे? नहीं कह सकते, ये हमें स्वीकार करना होगा। अब इस चीज़ को अगर हम एक बार और समझ लें यहाँ पर कि ये मल्टीपल बॉटम्स बने हैं, यहाँ पे मल्टीपल बॉटम्स, तो कोई ऐसा रिस्की प्लेयर जो कहता है कि नहीं मेरे को एसएल के साथ काम करना है, मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहता हूँ, स्टॉक जो है इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ रहा है और सस्टेन कर सकता है, तो एक काम करते हैं कि इसमें एंट्री लेते हैं। तो उसके लिए ध्यान रखना 450 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। अगर कोई एसएल के साथ रिस्की प्लेयर देखेगा तो 450 इंपॉर्टेंट सपोर्ट उसके लिए हो सकता है। ये एक स्ट्रेटेजीज है जिन पे हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे हिसाब से मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने आपके सामने अभी सारे सिनेरियोज प्रेजेंट करे हैं, ये सिर्फ सिनेरियोज प्रेजेंट करे हैं। अब मैं आपको अपना पर्सनल चीज बताता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। तो ये रहा हमारे पास में सबसे पहले यूपीएल का चार्ट। मान लीजिए मुझे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है। क्या करना है? मुझे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए मैं सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स देखूंगा। फंडामेंटल कैसे हैं? फंडामेंटल अगर देखा जाए कंपनी की बुनियादी तौर पे तो ठीक है, लेकिन कंपनी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। तो फंडामेंटल को हम अभी ऐसा नहीं कि बहुत ग्रोथ वाले कहते हैं, नहीं कह सकते। तो टेक्निकल कैसे हैं? तो टेक्निकल भी मेरे लिए कोई अभी अट्रैक्टिव नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसे अट्रैक्टिव टेक्निकल नहीं है। हाँ हो सकते हैं, हुए नहीं है, तो मेरे लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, क्रॉस मार्क लग जाता है। फिर भी मैं करना चाहूँ, सोचो फिर भी मैं करना चाहूँ तो वो कोई मेरा डिसिप्लिन नहीं है। फिर भी मैं करके अगर तुक्केबाजी से कमाना चाहूँ तो अलग चीज़ हो गई है। हाँ यूपीएल जो है यहाँ से ईएमआई के ऊपर आके एक स्विंग जरूर बना सकती है, ये मैं ध्यान रखना होगा। फिर भी मैं करना चाहता हूँ तो मैं हो गया फिर रिस्की प्लेयर। क्या हो गया? मैं हो गया रिस्की प्लेयर। और रिस्की प्लेयर अगर मैं होऊंगा तो मैं किस तरीके से इसको लूंगा? एक्यूमुलेशन मोड में अगर लेना है तो। हालांकि मैं नहीं ले रहा हूँ, मेरा यूपीएल में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना मैं फ्यूचर में करने वाला हूँ अभी। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरीके की सिचुएशन है। अगर मैं इसमें करता हूँ रिस्की प्लेयर बनके तो नहीं, सेफ प्लेयर हूँ तो मेरा ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे मुझे स्विंग खेलना हो, मान लीजिए स्विंग खेलना हो, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब वो 540 यहाँ पर 515 भी एनफ है, उसके साथ में स्विंग कोई खेलेगा तो वो देख सकता है। मैं अगर होता तो डेफिनेटली खेल सकता हूँ, मैं शायद खेल सकता हूँ अब वो 540 की क्लोज के बाद में। तो ये चीज़ आपके सामने एक्सप्लेन करी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले सिनेरियोज बताए, अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। आज की डेट में ये मान के चलिएगा स्टॉक के लिए अगर कुछ इनिशिएटिव्स आते हैं, जैसे मान लीजिए एग्रोकेमिकल कंपनीज चलना शुरू होती है और कुछ इनिशिएटिव्स उस सेक्टर से रिलेटेड आते हैं, यूपीएल वहां पे चलने वाला हो सकता है और यूपीएल 540 के ऊपर कुछ बुलिश भी हो जाएगा। लेकिन यहां पर इस पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि यहां पे टाइम वाइज करेक्शन जो है वो पेंडिंग है। हो सकता है प्राइस वाइज ये बॉटम डन हो चुका हो, उसके इंडिकेशन अभी है नहीं, आ सकते हैं। लेकिन अभी तक ये मान के चलिए टाइम जो है इस स्टॉक में लगेगा। अगर कोई क्विक एक्सपेक्टेशंस कर रहा है, फॉर एग्जांपल जिसने यहां पर लिया था, सोच के देखिए जरा, किसी ने लिया होगा आज से 5-6 साल पहले, सोच रहा होगा मल्टी बैगर स्टॉक हो जाएगा, तो ये मल्टी बैगर नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहां पर आपको दिखेगा 2017 में जिस भाव पे था आज भी उसी भाव पे है, तो मल्टी बैगर्स नहीं हुआ है पिछले 7 साल में, ये समझ के चलिएगा। दिस स्टॉक इज नॉट फॉर मल्टी बैगर रिटर्न्स। और 600 पे बिग रेजिस्टेंस क्यों है, वो बार बार मैं क्यों रिमाइंड कर रहा हूं, यहां पर देखिए आप, ये 600 पे बिग रेजिस्टेंस यहां पे रहने वाला होगा। तो आप ध्यान दीजिए, ये सिर्फ 70 रुपए की दूरी है, कोई खास दूरी नहीं है, 70 रुपए की दूरी है और करंट मार्केट प्राइस से लगभग 15% के आसपास की दूरी है, बहुत बड़ी दूरी नहीं है, इसको समझिएगा। तो जो भी आप प्ले करना चाहें आपकी इच्छा है। मेरा क्या एक्सपीरियंस है और मेरा क्या ओपिनियन है वो भी मैंने आपको बताया, सिनेरियोज भी एक्सप्लेन करें। इस तरह की अगर टेक्निकल आप भी सीखना चाहते हैं तो वेव एनालिसिस में आइए, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और लिंक उसके लिए आपको हमारे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। साथ में इस नंबर पर संपर्क करके भी आप जानकारी ले सकते हैं, वेव एनालिसिस प्रोग्राम क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, सारी आप मंगवा सकते हैं। हमारे लिंक से अकाउंट ओपनिंग करना चाहें तो भी आपको डिटेल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। और ये भी ध्यान रखिएगा, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं एसटीपी या डायमंड मेंबरशिप लेने के बाद। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वेव एनालिसिस के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर संपर्क करिए। जय हिंद, जय भारत।